प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामाजिक में लोकतंत्र का जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे। लोकतंत्र 5वां अध्याय है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 5 अंक के प्रश्न आते हैं बोर्ड के अंदर, जिनमें एक प्रश्न 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न आता है 4 अंक का। तो हम इन 5 अंक को किस प्रकार से कवर करें, इस प्रकार से हम इनकी इस पाठ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र का जो अर्थ है वो जनता का शासन या जनता की शक्ति माना गया है। उत्पत्ति कैसे हुई देखो इसकी, लोकतंत्र की। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, जो डेमोक्रेसी का हिंदी रूप है। इस शब्द को अंग्रेजी की जो ग्रीक भाषा है उससे लिया गया है। और लोकतंत्र डेमोक्रेसी के 2 टुकड़ों से बना है। पहला देखो डेमोस, इसका अर्थ होता है जनता। दूसरा शब्द है क्रेटिया, जिसका अर्थ होता है शक्ति या शासन भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब इससे लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई। अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी में जो ग्रीक भाषा है उसका डेमोक्रेसी, इसके 2 भाग बनाए गए, 2 टुकड़ों से इसका अर्थ लिया गया है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति या शासन भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया लोकतंत्र का? जनता की शक्ति या जनता का शासन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है। अब देखो, इसमें 3 अंतर संबंधित अर्थ निहित होते हैं लोकतंत्र में। वो क्या क्या होते हैं? ये निर्णय लेने की एक विधि है, ये बात इसमें दर्शाई गई है कि लोकतंत्र में निर्णय विधि के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए ये निर्णय लेने की एक विधि है। दूसरा देखो, इसमें कौन सी बात है? ये निर्णय लेने के सिद्धांत का एक समूह है। यानी लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो एक सैद्धांतिक समूह के रूप में लिए जाते हैं। सैद्धांतिक समूह बना करके इसके एक साथ सभी के साथ समूह में इसके निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र में जो भी निर्णय लिए जाते हैं और वो निर्णय सैद्धांतिक होते हैं। ठीक है। तीसरा देखो, ये आदर्शात्मक मूल्य से संबंधित अवधारणा है। यानी इसमें लोकतंत्र में आदर्श बातें भी आती हैं, उनकी अवधारणाओं को भी समझा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये लोकतंत्र के अंदर ये 3 बातें जो हैं वो निहित रहती हैं। अंतर संबंधित निहित अर्थ है ये। ठीक है। इसके बाद में देखो, ब्रंस के अनुसार लोकतंत्र को की परिभाषा से उसने समझाया गया है ब्रंस ने कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे मान लो हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की थी, तो लोकसभा को हमने ये कहा था कि लोकसभा को भावनात्मक सदन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए लोकतंत्र
यहाँ आपको बता रहा है कि ये भावनात्मक शब्द है। भावनात्मक भी अर्थ है लोकतंत्र का, ये ब्रंस ने कहा गया है। और ब्रंस के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला देखो राजनीतिक लोकतंत्र है, दूसरा सामाजिक लोकतंत्र है, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र है और चौथा नैतिक लोकतंत्र है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखो राजनीतिक जो लोकतंत्र है इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक लोकतंत्र को प्राचीन काल में, अतीत मान लो या प्राचीन काल में, व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। प्राचीन काल में इसको राजनीतिक जो लोकतंत्र है इसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। आधुनिक काल में इसका नाम चेंज कर दिया गया। आधुनिक काल में राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता था। तीसरा देखो, तीसरा नाम इसका पश्चिमी लोकतंत्र। इसको देखो पश्चिमी लोकतंत्र क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र शब्द की जो उत्पत्ति है, इस लोकतंत्र शासन मान लो या लोकतंत्र मान लो, इसकी मांग सबसे पहले पश्चिमी देशों में से उठी थी। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि लोकतंत्र का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो फ्रांस देश ने किया था। इसलिए पश्चिमी देशों से इसकी आवाज़ उठने के कारण इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा देखो मार्क्सवादियों ने इस लोकतंत्र का नाम दिया है पूंजीवादी लोकतंत्र। तो इस प्रकार से मतलब ये जो आपका राजनीतिक लोकतंत्र है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब आगे देखो राजनीतिक लोकतंत्र को भी 2 भागों में, इसको आगे 2 भागों में बांटा गया है। 2 अर्थ निकाले गए हैं राजनीतिक लोकतंत्र की। जो शब्द हैं आगे 2 शब्दों में इसका उल्लेख किया गया है। एक तो किया गया है देखो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। इनको तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले इसी राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में जानकारी करेंगे। तो इसमें इसको भी 2 भागों में विभाजित किया। पहला है देखो राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, ठीक है। दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इनका क्या अर्थ होता है देखो, राज्य के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है उसका अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार यानी जो प्रभुसत्ता का जो निवास होता है वो जनता में होता है और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण करने की, उसको नियंत्रण करने की, ठीक है, और जो सरकार बनाते हैं, सदस्य चुनते हैं, उनको उठाने का पूरी की पूरी ताकत होती है, शक्ति है, वो जनता में निहित होती है। इसलिए इसको राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र माना गया है। ठीक है, यानी जो राज्य के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है उसमें लोकतांत्रिक राज्य से उसका अर्थ निकलता है। कहने का मतलब सारी की सारी जो शक्ति है उस राज्य की वो जनता में ही होती है। ठीक है, पूरी
जो प्रभु सत्ता है, शक्ति है, वो जनता में निहित होती है। जनता ही राज्य में सरकार बनाती है सदस्य चुन करके, ठीक है, और जनता ही उस सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है, जनता ही सरकार को गिरा सकती है, ठीक है। यानी किसी प्रतिनिधि को चुन करके सरकार बनाई जाती है, उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए जनता उसको पद से भी हटा सकती है। तो इस प्रकार से मतलब ये राज्य के एक प्रकार में लोकतंत्र का सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा देखो, शासन के एक प्रकार के रूप में, इसका अर्थ होता है लोकतांत्रिक शासन, ठीक है। इसका लोकतांत्रिक शासन से है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है लोकतांत्रिक शासन में। लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यावहारिक रूप है, ठीक है। जैसे मान लो ये सैद्धांतिक हो गया, लोकतांत्रिक जो राज्य से है ये सैद्धांतिक हो गया, और ये जो शासन है ये व्यावहारिक हो गया। तो इस प्रकार से इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो इसमें संक्षेप में ये दोनों मानते हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद भी माने गए हैं। लोकतांत्रिक शासन के उपभेद, इसके भी दो उपभेद किए गए हैं। पहला देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। इसका शुद्ध लोकतंत्र भी कह सकते हैं इसमें, इसका दूसरा अर्थ है प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये इसके दो भागों में इसको भी बांटा गया है। लोकतांत्रिक शासन पे भी दो भाग बनाए गए हैं, प्रत्यक्ष व शुद्ध लोकतंत्र, ठीक है, दूसरा अप्रत्यक्ष व प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये इसके दो भाग बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखो इस जो ये आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है संसदीय शासन, और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन। अध्यक्षात्मक शासन, ठीक है। संसदीय शासन जो व्यवस्था है इसमें संसद सर्वोपरि होती है। जैसे मान लो भारत है, ब्रिटेन है, इनमें संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है। अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है इसमें जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, वो सर्वोच्च होता है। जैसे मान लो अमेरिका में है तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो उसमें अमेरिका में जो संपूर्ण जो शक्ति है शासन की, वो सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रकार से मतलब इसको प्रतिनिधि जो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो आगे राजनीतिक लोकतंत्र की जो आधारभूत मान्यताएं हैं, इसकी आधारभूत मान्यताएं क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहली मतलब मान्यता इसमें, राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। राजनीतिक जो लोकतंत्र है वो उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। इसका अर्थ मतलब लोकतंत्र जो है वो सभी में सम्मान भाव से ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जो सभी व्यक्तियों को सम्मान
कानून, न्याय ये दी जाए, इसीलिए ये संविधान लोकतंत्र के पक्ष में। ठीक है। दूसरा देखो, इनकी मान्यता थी कि पूरी की पूरी जो शक्ति है वो जनता में निवास करे। कहने का मतलब ये प्रभुसत्ता का जो निवास है जनता में मानते थे, उदारवादी वाले। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र में। तीसरा देखो, राजनीतिक लोकतंत्र सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यावहारिक पक्ष जो है वो लोकतांत्रिक शासन है। ये दोनों रूप इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, ये सैद्धांतिक रूप हो गया और ये हो गया व्यावहारिक रूप। ठीक है, ये अवधारणा भी इस राजनीतिक लोकतंत्र में बताई गई है। चौथा देखो, चौथी अवधारणा इसकी, जनता शासन की नियुक्ति करती है, उस पर नियंत्रण करती है और उसे हटा भी सकती है। ये भी राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा मानी गई है। ठीक है। पांचवी अवधारणा देखो, राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता बल्कि साधन होता है। ठीक है, इसलिए ये राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणाएं बताई गई हैं। ठीक है। इसके बाद में देखो सामाजिक लोकतंत्र, इसका दूसरा जो अर्थ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक लोकतंत्र, इसके नाम से ही आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये समाज से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है सामाजिक लोकतंत्र, इसके नाम से हम समझ आते हैं कि ये समाज से संबंधित लोकतंत्र है। तो कहने का मतलब ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जो समाज में सभी को समान अवसर दिया जाए, उसको हम सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। कहने का मतलब समाज के किसी भी वर्ग, ठीक है, किसी भी लिंग, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, ठीक है ना, में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को समान अवसर दिया जाए, समता का भाव रखना चाहिए। तो ये सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है इसको, ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए। समाज में एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। इसका एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। ठीक है, कहने का मतलब सामाजिक लोकतंत्र में समाज में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वर्ग हो, चाहे लिंग भेद हो, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे जाति को लेकर हो, ठीक है ना, इन सभी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे जो प्राचीन काल में लोगों को जो विशेषाधिकार दिया गया था, इसका अंत करके और सभी व्यक्तियों को, सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए। इसको सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है। तीसरा देखो, आर्थिक लोकतंत्र हो गया। अर्थ से संबंधित अर्थव्यवस्था आ जाती है इसमें। यानी आजकल आप जानते हो कि चुनाव में बहुत सारे पैसे लगते हैं। लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उनमें पैसे खूब लगते हैं। बगैर पैसे से मतलब ये चुनाव लोग खर्चा लगता है, इसलिए इसको इस सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे भी आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो, ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए जो अर्थव्यवस्था की संतुलन हो। अर्थव्यवस्था में कोई अमीर गरीब जो है वो भेद नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आर्थिक लोकतंत्र इसको माना गया है। ठीक है, कहने का मतलब देखो, आर्थिक लोकतंत्र वर्तमान में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों ने सबसे पहले प्रस्तुत किया। 18वीं और 19वीं सदी में
व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक लोकतंत्र की चर्चा की थी। जो मार्क्सवादियों और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र में सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। ठीक है, इसके बाद में चौथा जो है वो है नैतिक लोकतंत्र। कहने वाला जो भी लोकतंत्र है वो व्यक्तियों के नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, उनके आचरणों के आधार पर लोकतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना, इनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब लोकतंत्र की एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है इसको कुछ विद्वानों ने। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यावहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब ये लोकतंत्र का जो कुछ भेद है इनके बारे में हमने चर्चा की है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।